अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 2 सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। स्टडी ऑफ मलेरिया हमारे पास क्या है, इसमें हमने मलेरिया के मुतल्लिक पढ़ना है जो कि पुराने दौर में हमारे पास मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसको हल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया गया था। मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने इसको हल करने के लिए बहुत से काम अपने सर अंजाम दिए थे। तो हम मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान में भी हमारे पास मलेरिया की बीमारी पाई जाती है, लेकिन अब ये हमारे पास बीमारी बहुत कम है क्योंकि इसके लिए मेडिसिन्स दरियाफ्त हो चुकी हैं। मेडिसिन देकर हम किसी भी मलेरियल पेशेंट को निजात दिला सकते हैं मलेरिया से। उसके बाद हम जानते हैं कि पुराने दौर में बहुत से डॉक्टर्स थे जो कि जानते थे कि मलेरिया क्या है। उनके मुताबिक मलेरिया एक बीमारी थी जो कि सिर्फ बुखार और सर्दी का काम करती थी, यानी कि इससे बुखार होता था और सर्दी लगती थी। और हमारे पास बहुत से पुराने दौर के डॉक्टर्स ने इसके मुतल्लिक डिस्कवरीज़ की थी और इसके इलाज के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया था ताकि हम ये मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में जान सकें और इसका हम हल निकाल सकें। बहुत से बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि सबसे पहले हमारे पास जो सवाल बनता है वो कौन सा सवाल बनता है कि कहाँ के लोगों को मलेरिया ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि बहुत से बायोलॉजिस्ट का ये ख्याल था कि हमारे पास मलेरिया जो है गंदे पानी की वजह से फैलता है। अब वो जो गंदा पानी है जिसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर, जब वो हमारे पास फैलता था हवा में, जो भी रेस्पायर करता था वो मलेरिया का शिकार हो जाता था। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। दिस स्टडी ऑफ मलेरिया 200 ईयर अगो फिजिशियंस, जो हमारे पास फिजिशियंस थे वो जानते थे मलेरिया के बारे में। और कितना जानते थे, चिल एंड फीवर, हमारे पास जो मलेरिया होता है वो सिर्फ चिल और फीवर का सबब बनता है, मतलब उससे सिर्फ बुखार होता है और सर्दी होती है। और क्या होता है, हमारे पास रिकरिंग अटैक होते हैं। ये ऐसे अटैक हैं जो कि बार बार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इस टाइम पे बुखार है तो कुछ देर बाद 2 घंटे बाद हमें बुखार फिर ठीक हो जाएगा, फिर उससे अगले 2 घंटे बाद हमें फिर फीवर क्या करेगा, अटैक करेगा। उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट, मर्शी प्लेसेस, स्टैग्नेंट वाटर, हमारे पास जो मर्शी प्लेसेस हैं जो कि दलदली इलाके हैं उनमें जो गंदा पानी वो क्या फैलाता है, वो मलेरिया फैलाता है। अब हमारे पास बेसिकली जो मलेरिया है वो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। पहला है माला, माला मीन्स बैड, और दूसरा हमारे पास वर्ड है एरिया, एरिया मीन्स एयर। हमारे पास गंदी हवा जो है वो मलेरिया फैलाने का सबब बनती है। उसके बाद हमें पता है कि मलेरिया एक बीमारी है जो कि शिद्दत के साथ फैलती है और इसको हल करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट होना ही चाहिए था, या इसका ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए था कि वो बीमारी को जल्द अज जल्द क्या कर सके, क्योर कर सके, उसका इलाज कर सके। हमारे पास 17वीं सेंचुरी में अमेरिका हमारे पास अभी वेल डेवलप्ड कंट्री थी, जिसमें क्या किया गया था कि बहुत से ऐसे पौधे को यूरोप में भेजा गया था। और वो हमारे पास कौन से पौधे थे, मेडिसिनल प्लांट थे जो कि यूरोप में भेजे गए थे। अब पुराने दौर में पता था कि मलेरिया एक बीमारी है, उसके इलाज के लिए किसी ना किसी की रिसर्च चल रही थी, किसी ना किसी मेडिसिन की। तो हमारे पास क्यों ना एक बार्क थी जो कि भेजी गई थी अमेरिका से यूरोप की तरफ, और वो हमारे पास बार्क एज अ ट्रीटमेंट यूज़ की जाती थी फीवर के तौर पर। उसको, उस बार्क से फीवर का इलाज होता था, फीवर जल्द ठीक हो जाता था। क्यों ना की मांग में इजाफ़ा हो गया
तो इन्होंने उसकी रिजेम्बलेंस जो एक प्लांट की छाल थी उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसका नेम था हमारे पास चिनकोना। ये क्लोजली रिजेम्बल थी क्यूना क्यूना से, क्योंकि जब क्यूना क्यूना की तादाद में और उसकी मांग में इजाफ़ा हो गया तो बहुत से लोगों ने इसकी जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इसके लिए पैसे बढ़ा दिए। जब पैसे बढ़ गए तो बहुत से लोगों ने इसको ख़रीदना कम कर दिया था। तो फिर ताजरों ने सोचा कि हमें तो इससे नुकसान हो रहा है, क्यों ना हम इसकी रिजेम्बल में कोई ऐसी प्लांट की छाल को लाएं जो कि इसके इलाज के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो इन्होंने चिनकोना की छाल को क्यूना क्यूना की जगह बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हिस्ट्री में पहली टाइम हमारे पास एक फ़ायदा हुआ कि क्यूना क्यूना से मलेरिया का इलाज करने में काफ़ी टाइम लगता था, फ़ीवर ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन जब हमारे पास चिनकोना आई तो चिनकोना से हमारे पास फ़ीवर का इलाज चंद घंटों में हो जाता था। तो इसलिए लोगों ने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। कहा जाता है कि हमारे पास क्यूना क्यूना और चिनकोना क्यों जल्दी इलाज मौसर थी मलेरिया के इलाज के लिए, क्योंकि इनमें एक जो मिलता जुलता ड्रग मॉलिक्यूल था जो कि हमारे पास था क्यूनीन क्यूना क्यूना में भी पाया जाता था और चिनकोना में भी पाया जाता था, जो कि मलेरियल पेशेंट के इलाज के लिए बहुत मौसर साबित होता था। उसके बाद 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन आए जिन्होंने रिसर्च किया था मलेरिया की बीमारी के ऊपर। पुराने दौर में रिसर्च पर काम नहीं किया जाता था, वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से छाल का इस्तेमाल करके या क्यूना क्यूना और चिनकोना की छाल का इस्तेमाल करके बीमारी का इलाज कर लेते थे। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, आर्मी फिजिशियन आए, डॉक्टर आए, जिन्होंने मलेरिया पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। उनका नेम था लिवरान। उन्होंने क्या किया कि मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको एग्ज़ामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे और देखा कि टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं इन मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। उन्होंने इन टाइनी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म थे उनको उन्होंने नाम दे दिया क्रिएचर्स का। लेकिन उस दौर में इनकी बात को इतना माना ना गया, लेकिन वो अपना काम सर अंजाम देकर कुछ अरसे के लिए चले गए। उसके बाद क्या था, 2 साल बाद, इस डिस्कवरी के 2 साल बाद फिर वही सेम क्रिएचर्स आई। उन्होंने इस बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, ब्लड लिया मलेरियल पेशेंट का और उसको एग्ज़ामिन किया और उसमें भी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते थे। लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया, इनकी बात को भी माना ना गया। अब इन 2 साल के बाद फिर तीसरे साल एक और फिजिशियन आए जिन्होंने फिर ये मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको एग्ज़ामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे और उन्होंने देखा कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में छोटे छोटे फिर क्रिएचर्स पाए जा रहे हैं और उन क्रिएचर्स को अब इन्होंने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का। तो ये थी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए कि किस फिजिशियन ने इनकी ट्रीटमेंट के लिए अपना काम सर अंजाम दिया है। तो हमारे पास 3 थे जिन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट से कहा कि हमारे पास मलेरियल पेशेंट के ब्लड में छोटे छोटे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनको क्रिएचर्स कहते हैं। बाद में इन्होंने इन क्रिएचर्स के नाम को छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया कि हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। जब हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था तो हमने देखा था कि सबसे पहले बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बाद डिडक्शन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमारे पास अभी तक जो 4 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मलेरिया एंड द मर्शी एरियाज़ हैव सेम रिलेशन, कि मलेरिया का मर्शी एरिया के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है। क्यूनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्यूनीन हमारे पास इफ़ेक्टिव ड्रग है जो कि ट्रीट करता है किसको,
मलेरिया को। उसके बाद था ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ द मर्शी डज नॉट काज मलेरिया। और उस दौर में ये भी समझा जाता था कि मर्शी प्लेसेस के पानी को पीने से हमें मलेरिया नहीं होता। ये भी हमारे पास क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। फिर हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। तो ये हमारे पास 4 क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। अब इन 4 ऑब्जर्वेशन को हमने एक हाइपोथेसिस का नेम देना है। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या थी, हमारे पास टेंटेटिव स्टेटमेंट थी। तो ये क्या है हमारे पास, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम वजह बनता है किसकी, मलेरिया को फैलाने की। उसके बाद डिडक्शन है हमारे पास। डिडक्शन में इफ़ एंड देन का हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर क्या है, इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन विल इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कहता है अगर वजह बनती है प्लाज्मोडियम किसकी, मलेरिया की, तो फिर हर पर्सन में मलेरिया जिनको मलेरिया हुआ है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या थी, डिडक्शन थी। दोबारा सुन लें कि अगर हमारे पास प्लाज्मोडियम वजह बनता है मलेरिया की, तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में हमारे पास प्लाज्मोडियम ज़रूर मौजूद होना चाहिए। डिडक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने तजुर्बा करना है किसका, कि क्या हमारे पास जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है कि नहीं। तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक तरफ हमने रखा है कंट्रोल ग्रुप और दूसरी तरफ हमने रखा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब हम तजुर्बा करते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें हमने 100 जो है पेशेंट लिए हैं, जबकि हमारे पास जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें हमने 100 हेल्दी पर्सन लिए हैं। अब हमने देखा कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे उसमें जो 100 हमारे पास पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन हमारे पास जो सोचने की बात है वो ये है कि कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास 100 हेल्दी पर्सन थे, जिसमें से 7 के ब्लड में भी क्या था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो ये क्यों था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो 7 पर्सन थे उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड से गुज़र रहा था। वो ऐसा इंक्यूबेशन पीरियड से गुज़र रहे थे जो कि अपनी जो ह्यूमन की बॉडी में अपनी तादाद को क्या कराते हैं, बढ़ाते हैं। जब भी कोई जरासीम हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो एंटर होने के बाद सबसे पहले अपनी तादाद को क्या करता है, बढ़ाता है, और फिर वो नेक्स्ट हमारे पास इन्फेक्शन काज करता है। तो ये जो हेल्दी पर्सन थे इनमें से 7 ऐसे बंदे थे जिनके खून में प्लाज्मोडियम तो देखा गया लेकिन वो बीमार नहीं थे। तो वो क्यों बीमार नहीं थे, क्योंकि हमारे पास जो वो पर्सन थे वो उनका जो प्लाज्मोडियम है वो इंक्यूबेशन पीरियड से गुजरा था, जिसमें वो अपनी तादाद को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। तो ये हमारे पास इंक्यूबेशन ऐसा पीरियड है, द एंट्री ऑफ पैरासाइट, जिसमें कोई भी पैरासाइट होस्ट की बॉडी में जाता है और अपनी तादाद को क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए हमें इस बात का पता चल गया कि वाकई ही जो प्लाज्मोडियम है वो किसकी वजह बनता है, मलेरिया की। तो पहला सवाल हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो गया था कि जी हाँ, हमारे पास जो हाइपोथेसिस थी, डिडक्शन थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है वो किसकी वजह बनता है, मलेरिया की।